नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज उस झगड़े की बात करेंगे जो इंडिया अलायंस में शुरू हुआ है। इंडिया गठबंधन में एक झगड़ा शुरू हो गया है और आप सोचिए इस झगड़े की जड़ कौन है। इस झगड़े की जड़ है स्पीकर ओम बिरला। बिरला जी ने इंडिया गठबंधन में एक झगड़ा करवा दिया, लेकिन इस झगड़े ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि इस झगड़े में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का कौन सा करीबी नेता है जो बिरला से मिला हुआ है। यह बहुत जरूरी सवाल है समझना, क्योंकि इस सवाल को समझेंगे हम तभी समझ पाएंगे कि इस झगड़े की नींव कहां से डली है। और ये समझाने के लिए आज हम संसद के भीतर लोकसभा में जो सीटिंग अरेंजमेंट है उस पर चर्चा करेंगे। झगड़ा वहीं से शुरू हुआ है। दरअसल सारा झगड़ा तो हमेशा से कुर्सी को लेकर के रहा है। इस देश में झगड़ा ही कुर्सी को लेकर शुरू होता है और कुर्सी को लेकर के ही खत्म होता है। तो जो झगड़ा शुरू हुआ है ये राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं में जो दूरी पैदा की गई है उसको लेकर के। आज अखिलेश यादव जब लोकसभा में घुसे तो उन्होंने कहा थैंक यू कांग्रेस। सुनने में लगता है कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव पर कोई बड़ा एहसान कर दिया है और उसके बदले में वो थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन ये एहसान नहीं है और एहसान के बदले में बोला गया थैंक यू नहीं। ये वो तंज है, वो टीस है जो अखिलेश यादव के दिल में चुभ गई है। वो अखिलेश यादव जिनको ये मोदी पार्ट 3 में जब भी आप लोकसभा में देखे होंगे तो राहुल गांधी के बगल में बैठा देखे होंगे। वो अखिलेश यादव जो राहुल और खुद अपने साथ अवधेश प्रसाद को, अयोध्या वाले अवधेश पासी को बिठा लेते थे, वो राहुल गांधी से दूर हो गए। ये सारा कुछ समझने के लिए हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा भाऊ को चर्चा में जोड़िए। कंट्रोल भाऊ चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक बार सीटिंग अरेंजमेंट दिखाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट जो है दरअसल स्ट्रक्चर लोकसभा का समझिए आप। ये स्ट्रक्चर है, इसमें 8 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 करके 8 नंबर तक ब्लॉक होते हैं और हर ब्लॉक रो में डिवाइड होता है। इसमें जैसे फ्रंट रो जो होता है, फ्रंट रो पूरे हर ब्लॉक का यू शेप में होता है। जो फ्रंट रो होता है उसमें 1 से 8 ब्लॉक तक सब मिला करके कुल 20 सीटें होती हैं, जिसमें ब्लॉक नंबर 1 में फ्रंट रो में 4 सीट होती है और ब्लॉक नंबर 8 में फ्रंट रो में 4 सीट होती है। जो ब्लॉक 1 है यानी स्पीकर के दाहिने हाथ की तरफ, इसे ट्रेजरी बेंच कहते हैं, क्योंकि यही सारे वित्तीय निर्णय लेती है देश के। ये ट्रेजरी बेंच होती है। इसमें वो लोग भी बैठते हैं जो लोकसभा के मेंबर नहीं होते हैं लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं। इसी में 1 नंबर सीट मोदी जी की है, 2 नंबर राजनाथ सिंह की है, 3 नंबर सीट जो है अमित शाह की है और 58 नंबर सीट मिली थी नितिन गडकरी को। अब देखिए झगड़ा लगाना और झगड़ा बचाना कैसे किया जाता है। 58 नंबर सीट थी गडकरी साहब की, उनको 4 नंबर की सीट दी गई, क्योंकि फिर झगड़ा वहां भी हो सकता है और गडकरी साहब पब्लिक प्लेस में भी बोलने में झिझकते हैं नहीं। तो ये एक से जो है 1 ब्लॉक से 8 ब्लॉक तक का हिसाब किताब है। हुआ ये कि 8वां ब्लॉक जो 1 नंबर ब्लॉक हमने कहा, ये सत्ताधारी कैंप का सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है और 8 नंबर ब्लॉक जो होता है उसे अपोजिशन, जैसे 1 नंबर ब्लॉक को ट्रेजरी बेंच बोलते हैं, 8 नंबर ब्लॉक को अपोजिशन बेंच बोलते हैं। वो बिल्कुल एक के सामने यू शेप है, तो 1 नंबर के सामने बिल्कुल होता है 8 नंबर ब्लॉक। उस 8 नंबर ब्लॉक में भी 4 फ्रंट रो में 4 सीट होती है, 1 नंबर में और 8 नंबर में 4 सीट होती है फ्रंट में, बाकी 6 ब्लॉक में 2-2 सीटें होती हैं। वहां पर अपोजिशन के बड़े लीडर्स बैठते हैं और उसी 8 नंबर ब्लॉक में आपने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अगल बगल बैठे हुए देखा होगा। अब वहां पर अखिलेश यादव नहीं बैठे। अखिलेश यादव को ब्लॉक नंबर 6 में फ्रंट सीट दी गई है, ब्लॉक नंबर 6 में। अब बात ये बवाल के बीच ये समझना जरूरी है कि ये होता कैसे है। बिरला साहब ने झगड़ा लगवाया तो हमने एक लाइन कही कि राहुल का कोई करीबी भी मिला हुआ है। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल इस बवाल के बाद जो मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट कोट अनकोट बता दूं, स्पीकर का कार्यालय जो है ऑफिस, स्पीकर ऑफिस, उसने कहा कि हम विपक्ष के लिए ब्लॉक आवंटित करते हैं। विपक्ष के लिए, पार्टी के लिए नहीं, विपक्ष के लिए ब्लॉक आवंटित करते हैं। विपक्ष के नेता सीट आवंटन के लिए सुझाव देते हैं, विपक्ष के नेता पार्टी सीट आवंटन के लिए सुझाव देते हैं।
यानी सीट आवंटन का जो है, पार्टी सीट आवंटन, ये विपक्ष के सुझाव पे होता है। ब्लॉक आवंटन करते हैं बिरला साहब। ब्लॉक आवंटन से ही झगड़ा, उन्होंने झगड़े बीज डाल दिया था, लेकिन उसको खाद पानी दिया है कांग्रेस ने। और इस पर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक इंडिया अलायंस के सीनियर लीडर ने जो स्टेटमेंट दिया, इस झगड़े पर मुहर लगाता है। ये झगड़ा हमारा और भाऊ का पैदा किया नहीं है। इंडिया अलायंस के एक सीनियर सांसद हैं, वो कहते हैं कि अब कांग्रेस ने अपने सहयोगी नेताओं को प्राइम ब्लॉक में कुछ ही सीटें दी हैं और ज्यादातर सीटें अपने पास रखी हैं। यह गठबंधन के विचार के हिसाब से ठीक नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि हर छोटी पार्टी उसका साथ दे, लेकिन वे सत्ता का बंटवारा नहीं करना चाहते। आठवां ब्लॉक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो संसद में कैमरे, लोकसभा में कैमरे लगे होते हैं, उन कैमरों का फोकस दो जगह पर होता है। एक फोकस होता है ब्लॉक 1 पर और दूसरा फोकस होता है ब्लॉक 8 पर। इन्हीं पर, इनमें जब नेता इस ब्लॉक में खड़े होते हैं और खासकर फ्रंट रो में, तो कैमरा बार बार उनके एक्शन रिएक्शन को दिखाता है, जो मोदी जी एक्शन रिएक्शन का सिद्धांत बताते हैं। अब एक बात और बता दूं, तब मैं चलूंगा भाऊ के पास। थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि लोकसभा के इस विषय को आप समझेंगे तो आगे आपको कोई जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं पाएगा, इसलिए समझना जरूरी। ये सीट फ्रंट रो में किसको कितनी सीट मिलेगी, ये भी एक फॉर्मूला इसके लिए है। जैसे इक्वल टू एमसी स्क्वायर है, वैसे ही फॉर्मूला तय है। इसका फॉर्मूला है सांसद, मतलब पार्टी के नंबर ऑफ मेंबर्स, गुणा रो में कितनी सीटें हैं, और भागा यानी डिवाइडेड बाई कुल संसद में कितने, लोकसभा में कुल कितने सांसद हैं। यानी जैसे 37 सांसद हैं सपा के, तो 37 और गुड़े फ्रंट रो में कितनी सपा को मिलेगी, तो 37 गुड़ा 20, फ्रंट रो में कुल 20 सीटें होती हैं। कुल आठों ब्लॉक मिला के 20, मैंने बता दिया कि 1 और 8 में 4-4 फ्रंट रो में, और बाकी में 2-2 6 में, तो 6 दूनी 12 और 8 20 सीट, 20 सीटें होती हैं। तो 37 गुड़ा 20 और भागा 543। अब ये पॉइंट में आता है तो 2 दिया गया है। ऐसे ही एनडीए है, भाजपा, भाजपा 240, 240 गुड़ा 20 और भागा 543। तो एनडीए के हिस्से में फ्रंट रो की 20 में से 11 सीटें एनडीए के हिस्से में है, जिसमें बीजेपी को 8 मिली हैं, टीडीपी को 1, एलजेपी को 1 और जेडीएस को 1। ऐसे ही इंडिया अलायंस को 11 उधर है तो 9 इधर होगी 20 में। 9 इंडिया अलायंस के पास है, जिसमें कांग्रेस को 4, समाजवादी पार्टी को 2, टीएमसी को 1, डीएमके को 1 और शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे, उसको 1 सीट फ्रंट रो में है। लेकिन विवाद फ्रंट रो से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ब्लॉक जो बड़े दूर दूर हो गए, जुदा कर दिया गया, ये इंडिया अलायंस की एकजुटता को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी चाल, इसको हम कह सकते हैं। अब इसमें शामिल कौन कौन है तो भाऊ से हम समझेंगे। भाऊ, अब सीधा आपके पास आते हैं। मैं दर्शकों से कह दूं कि अभी और टेक्निकल चीजें हम आपको बताएंगे आगे, बस जुड़े रहिएगा। और तकनीकी पहलू इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन भाऊ, इस झगड़े में सिर्फ ओम बिरला किरदार मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैं निजी तौर पे कहूं। आप तो और भीतर तक झांक करके देखते हैं, इसमें कोई ना कोई तो करीबी है राहुल का, कि जो इसमें मिला हुआ है कोई। मैं जो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में बीजेपी के बहुत सारे स्लीपर सेल है, हाँ, और वो जो स्लीपर सेल है वही काम करते हैं। हाँ, देखिए, मैं मोटे तौर पे, आपने बहुत बढ़िया समझाया कि 1 से 8 ब्लॉक तक है और 8 ब्लॉक अंतिम होता है, पीछे 1 ब्लॉक है। ठीक है। इस बार विपक्ष अच्छी तादाद में है। भाजपा 240 पे 42 पे अटक गई, फिर एनडीए का कुनबा उनका, और विपक्ष भी इस बार कोई मतलब ज्यादा नहीं है, कमजोर नहीं है। तो यदि हाउस करीब करीब आधा आधा हम समझे, तो 8वें ब्लॉक ही सब नहीं अकोमोडेट हो सकते। इसलिए टोटल इंडिया गठबंधन को, टोटल विपक्ष को बिरला जी ने 8, 6, 7, 8, 7, 6 ऐसे ब्लॉक दिए होंगे। ये 3 ब्लॉक में आप बंटिए, बीच में एक आध ब्लॉक नॉन अलाइनमेंट का आएगा, जो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, और बाकी बीजेपी को मोटे मोटे तौर पे। ये तो ब्लॉक स्पीकर ने दे दिए, क्योंकि एक ही ब्लॉक में, 8वें ही ब्लॉक में पूरा विपक्ष नहीं बैठ सकता, इतनी कैपेसिटी 8वें ब्लॉक की भी नहीं है। अब रूल बुक क्या कहता है?
ब्लॉक आवंटन स्पीकर करते हैं, सीट आवंटन आप फार्मूले से करो, लेकिन ये विपक्ष का बड़ा दल करता है। आज विपक्ष का बड़ा दल कांग्रेस है, लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस को सीट अलॉटमेंट में यह ध्यान रखना चाहिए था, यदि कांग्रेस का सजेशन लिया होगा, यदि बिरला जी ऐसा कहते कि भाई सीट आवंटन में विपक्षी दल अब अपने लोग बताते हैं, ऐसे में कांग्रेस को ये बोलना था कि ब्लॉक हमारे पास 8, 7, 6 3 ब्लॉक है विपक्ष के पास, लेकिन 8 के पहले सीट पे अखिलेश, राहुल जी ये बैठेंगे। अखिलेश को 6वें ब्लॉक में किसने भेजा? सवाल ये, राहुल से दूर किसने किया? कौन चाहता है राहुल से अखिलेश दूर जाए? वेणुगोपाल जी ने अपनी सीट कैसी राहुल जी के पास रख ली यदि कांग्रेस ने अलॉटमेंट किया होगा, और नहीं किया होगा, यदि नहीं किया होगा, देखिए सवाल वेणुगोपाल पे उठते हैं। वेणुगोपाल ने अपनी आप की सीट और एक डीएमके की सीट दक्षिण भारत की, तो क्या कांग्रेस दक्षिण भारत ही है क्या? फिर कांग्रेस को दक्षिण भारत में ही जाना चाहिए। यूपी में जो कांग्रेस को समर्थन मिला या महाराष्ट्र में जो सीटें समर्थन मिली, उस हिसाब से तो कोई नेता दिखाई नहीं देता मुझे। आपने एक डीएमके के पार्टनर को साथ में रखा, तो आपने डीएमके के पार्टनर को साथ में रखा, क्या उसकी जगह अखिलेश नहीं बैठ सकते? सवाल ये है। और यदि यह बदमाशी स्पीकर ऑफिस की है, तो इसको तुरंत सबसे पहले बड़े दल होने के नाते कांग्रेस ने प्रोटेस्ट कर लेना चाहिए था कि वी बाइकॉट दिस सिटिंग अरेंजमेंट। कांग्रेस आके बैठ गई, मामला बिगड़ते देख वेणुगोपाल जी फॉर्मेलिटी करने के लिए पहुंच गए कि आइए आप मेरे सीट पे बैठिए। क्यों बैठेंगे? यदि कांग्रेस को सीटें मिली है उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश की पुण्याई, हाँ, नहीं तो कांग्रेस की औकात 2.5% की नहीं है वहां पे मतदान की। जिसने कांग्रेस को अच्छा नंबर दिलवाया यूपी में, वो आदमी आपके दया पे निर्भर होगा, जिसकी दया पे आपकी पार्टी है वहां पे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? सवाल ये है, क्या कांग्रेस ने ये सिटिंग अरेंजमेंट किया? ब्लॉक स्पीकर ने दिए, क्या कांग्रेस ने सीट आवंटन किया? कौन लोग चाहते थे? दो चीजें हैं। यदि सीनियरिटी की बात करें तो वेणुगोपाल से भी सीनियर लोग हैं, हाँ, और ओहदी की बात करें तो फिर प्रियंका गांधी बड़ा नाम है वेणुगोपाल से, वो भाई बहन साथ में बैठने चाहिए थे। वेणुगोपाल ने किस हैसियत से अपनी सीट साथ में रखी? सवाल ये उठता है। क्या वेणुगोपाल राहुल गांधी को घेर के बैठे हुए हैं? क्या वेणुगोपाल राहुल गांधी का किसी के साथ संवाद नहीं होने दे रहे हैं? इन बातों का जवाब कौन देगा? मैं मानता हूं स्पीकर ऑफिस की बदमाशी हो गई है। यदि स्पीकर ऑफिस की बदमाशी हो गई है तो फिर कांग्रेस प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर? सबसे बड़ा कांग्रेस ने यदि ये कहा कि सीट आवंटन का मामला विरोधी पक्ष को साथ में लेके ही, विपक्ष को साथ में लेके करना चाहिए, आपने कतई हमें साथ में नहीं लिया, हम बायकॉट करते हैं इस सिटिंग अरेंजमेंट का। ये विपक्ष के ब्लॉक है 3, इसमें सीट कौन क्या बैठेगा ये हम तय करेंगे। कल ठीक है, कल 2 सीटें मिल सकती है समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया कि अखिलेश जी के साथ राहुल गांधी और अखिलेश साथ में बैठे हैं, तो समाजवादी अपनी एक सीट और किसी बड़े नेता को आरजेडी को ऑब्लाइज करके सामने बिठाएगा। ये विपक्ष कंबाइन तय कर सकता है। तृणमूला कांग्रेस भी है,
यदि ब्लॉक, मैं ये मानता हूं कि एक ब्लॉक में पूरा विपक्ष नहीं आ सकता आशीष। हाँ, नहीं आएगा। एक एक ब्लॉक में तो पूरा एनडीए गठबंधन भी नहीं है, वो भी 3-4 ब्लॉक में है। 1, 2, 3, 4 में तो एनडीए गठबंधन भी तो है ना। तो उनने भी तो अपने अपने हिसाब से किया, ट्रेजरी बेंचेस की जो, क्योंकि वहां मिनिस्टर्स बैठते हैं, तो मिनिस्टर अपने वो स्थिति से बैठे हैं। उनको लगा गडकरी जी को हाथ नहीं कर सकते, उनको लगा कि अभी संघ से ज्यादा पंगा लेना नहीं है, अभी अध्यक्ष पद भी है, तो उनने तुरंत गडकरी को सामने लाया। कभी गडकरी ने ये तो नहीं बोला था कि मेरे पीछे बिठा क्यों दिया मेरे को। तो मेरा कहने का मतलब ये है वहां पे भी गड़बड़ तो हुई है, इंडिया गठबंधन में भी लोग नाराज है। हाँ, हाँ। वायएसआर रेड्डी के पास ही बिठा दिया टीडीपी के सांसद को, सीनियर, जो वाईएसआरसीपी से ही आया था। आया था, वो बोलता है मैं क्यों बैठूं उनके साथ। तो ब्लॉक आवंटन तो ये होने ही थे, लेकिन ब्लॉक में सीट आवंटन यदि कांग्रेस ने की है तो कांग्रेस ने आज बहुत बड़ी गलती। और यदि ये स्पीकर ऑफिस से हुआ है तो फिर साझा विपक्ष को प्रोटेस्ट करना चाहिए था। कांग्रेस प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही, किस बात की वजह से नहीं कर रही? बाद में जाकर भीख दे रहे हो। वेणुगोपाल राहुल गांधी जी के साथ किस हैसियत से बैठे हैं? वही सवाल है। ये कांग्रेस की मीटिंग तो है नहीं भाऊ, मैं इसको कि कांग्रेस की मीटिंग तो है नहीं कि राहुल के बगल में संगठन महासचिव बैठेगा। ये तो लोकसभा है ना, बिल्कुल। ये वहां पर निजी पार्टी की बैठक नहीं है। दूसरी बात आपने कहा सीनियरिटी के लिहाज से। तीसरी बात, और जो फ्रंट रो है, मैं फिर उस बात को रिपीट कर दूं कि जो पहला ब्लॉक और जो 8वां ब्लॉक है उसके फ्रंट रो में 4 सीट है। टीआर बालू है, टीआर बालू पहले भी थे, टीआर बालू और राहुल गांधी, अखिलेश को हटाया गया। वहां पर वेणुगोपाल, अगर उस फ्रंट रो में 4 सीटें हैं, 4 सीट है उसके 8वें ब्लॉक के फ्रंट रो में, तो 4 राहुल बैठते, राहुल के साथ अखिलेश बैठते, अखिलेश के साथ जो है डीएमके के टीआर बालू बैठते, एक और कोई बड़ा पार्टनर, जो बड़ा पार्टनर है शरद पवार की पार्टी, शरद पवार की पार्टी से किसी एक सदस्य को बैठा सकते थे। वहां पे राहुल गांधी के बगल में वेणुगोपाल को बैठा करके कांग्रेस के 3 बैठा लो आप, कांग्रेस के 4 बैठा लो आप। तो फिर आप नहीं, वो बात बिल्कुल सीनियर जो लीडर कह रहा है, इंडिया अलायंस का सीनियर सांसद, कि ये सिर्फ चाहते हैं कि साथ हमारे खड़े हो, अडानी के खिलाफ नारे लगाओ राहुल के साथ मिलके, लेकिन राहुल के साथ बैठने का आपको हक नहीं है। या अगर ये राहुल गांधी तय कर रहे हैं या राहुल गांधी देख रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर राहुल गांधी की भी मतलब अब मेच्योरिटी पर सवाल तो उठाना होगा। किसी को भी ऐसा तो छोड़ नहीं सकते हम कि नहीं नहीं बस राहुल गांधी जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। नहीं नहीं और नहीं नहीं, अगर नहीं, नहीं। वेणुगोपाल कर रहे हैं और राहुल गांधी खामोश है, तो भी राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। हाँ, सदन के विपक्ष के नेता है। साझा विपक्ष यदि इंडिया गठबंधन हर जगह लड़ रहा है तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को अपने समक्ष जगह देने का दायित्व भी राहुल गांधी का है। अब कोई कहेंगे भाई वो भी तो फ्रंट रो में बैठे हैं, पर 8वें ब्लॉक में क्यों नहीं? आपने तो उनको अलग कर दिया अपने से, क्योंकि कैमरे का फोकस तो सारा एक्टिविटी जो है वो 8 ब्लॉक पे रहती है। हाँ, यही मैंने कहा ना, इनको देखिए, मैं स्लीपर सेल क्यों कहता हूं, कांग्रेस में है बहुत सारे भाजपा के, ये जहां कांग्रेस पार्टी का इंटरेस्ट डैमेज करते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की किरकिरी करवाते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी को नीचे दिखवाते हैं, जो एडवांटेज भाजपा होती है, इन्हीं को मैं स्लीपर सेल कहता हूं भाजपा की, क्योंकि वो कांग्रेस के लिए कम और भाजपा के लिए ज्यादा काम करते हैं। सवाल ये है, अरे वेणुगोपाल जी को लगता होगा कि वो फ्रंट रो में राहुल गांधी के साथ बैठ के बड़ा नाम हो जाएंगे, तो सीट पे बैठने से आदमी बड़ा नहीं होता।
अखिलेश कहीं भी बैठेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है लोकसभा में, ठीक है। और बीजेपी को 46 बैसाखियों पे लाने का काम अखिलेश जी ने किया, नो डाउट अबाउट इट। आज 100 सीटें हैं कांग्रेस के पास, तो 100 में से 28 कांग्रेस की है, बाकी सब विपक्षी दलों के साथी दलों का योगदान है। क्या योगदान है केसी वेणुगोपाल का? जनरल सेक्रेटरी का ऑर्गेनाइजेशन 12 साल से अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नहीं, हरियाणा में जो 5 में राज्य है, ये योगदान है उनका। लगातार चुनाव हारते हैं लेकिन जवाबदेही तय नहीं कर पाते हैं, ये योगदान है उनका। क्या योगदान इसमें है? योगदान की बात, अभी योगदान पे ही आइए। देखिए कैसे इस झगड़े को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इंडिया अलायंस मोदी के लिए खतरा बन चुका था। इस इंडिया अलायंस में लगातार कांग्रेस की हार के बाद जब सामने आकर के वेणुगोपाल जैसे लोग जो संगठन की जिम्मेदारी है, उनको आकर के खुद हार की जिम्मेदारी लेना चाहिए था, सहयोगी दलों से भी माफी मांगना चाहिए था कि हम साझा प्रयास में हम कमजोर कड़ी हैं तो हम माफी मांगते हैं। कमजोर कड़ी को माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले महाराष्ट्र के हार के बाद ममता बनर्जी के तेवर अलग हुए, उनके तेवर हमेशा से ही जुदा रहे, उनके तेवर अलग हुए। टीएमसी की तरफ से बात सामने आने लगी कि अब इंडिया अलायंस का फेस ममता को होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, ममता के तेवर हमेशा से ऐसे थे, इंडिया अलायंस में कोई उससे दरार नहीं दिखी। अखिलेश यादव जो हर कदम पर, हर जगह पर, आप महाराष्ट्र में आपने, मध्य प्रदेश में उनको बिल्कुल बेइज्जत करके बाहर किया, फिर भी सब्र रखे। हरियाणा में आपने एक सीट नहीं दी, हरियाणा में चाहते थे, जबकि हरियाणा में आपको जो यादव लैंड है पूरा, वहां पर तो आप 2 सीट दे सकते थे, वहां नहीं दिया। महाराष्ट्र में अहिरवालों अहिरवाल का जो है, यादव पूरा पूरा अहिरवाल, इधर गुड़गांव वाला बेल्ट। महाराष्ट्र में वो 12 से शुरू किए, आखिरकार वही 2 सीट मिली जो जहां पर 2 विधायक थे और 100% स्ट्राइक रेट के साथ फिर वापस आए हैं? आप उसके बाद देखिए बाबू, लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट में मतलब जो भी वोट बैंक से समझौता कोई नहीं करता। राहुल गांधी या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर खास निगाह रखे हुए हैं। संभल में समाजवादी पार्टी का जो है डेलीगेशन जा रहा था, उसको नहीं जाने दिया। कल राहुल प्रियंका जा रहे थे, उसे रोक लिया। राहुल और प्रियंका के जाने से अगर कहें कि साझेदारों में भी, 2 भाई में भी हितों का टकराव होता है, तो वहां पर बेसिकली अखिलेश यादव के हितों से टकरा रहे थे क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना था। उसके बावजूद मेरी कल इस पर निगाह थी कि अखिलेश का क्या रुख होता है राहुल के संभल के प्लान को लेकर के। अखिलेश ने जैसे ही रोका गया राहुल को, अखिलेश का स्टेटमेंट आया कि क्यों रोका गया है, क्या छुपाना चाहते हो, बिल्कुल वो राहुल के साथ खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, डिंपल ने राहुल को रोके जाने पर डिंपल ने घेरा योगी सरकार को और भाजपा को। अखिलेश हर कदम पर आपके साथ खड़े नजर आए। आप अखिलेश को आज वो बोलना पड़ा उस एक थैंक यू में, आप सोचिए थैंक यू में कितना, वो थैंक यू कहीं ऐसा ना हो जाए कि थैंक यू टाटा बाय बाय में ना बदल जाए, थैंक यू से आगे टाटा और बाय बाय ना हो जाए। वो सटायर था, व्यंगात्मक। उन्होंने कहा कि धन्यवाद आपको, आपने अच्छा काम किया, हमको आपसे हटा दिया। वही मैं कह रहा हूँ, टाटा बाय बाय ना आगे बोलना पड़ जाए कि टाटा बाय बाय, चलो थैंक यू टाटा बाय बाय, अब तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखें। ऐसी नौबत तो नहीं आ जाएगी। देखिए आशीष, मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि जब जब इंडिया गठबंधन एक स्ट्रांग बन के आगे चलता है, उसको पलीता लगाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। जब जब हरियाणा में जीत सुनिश्चित होने लगती है, मशीनों के खेल के बाद भी सुनिश्चित जीत हो जाती है। मशीनों ने 10-12 सीटें बिगाड़ी, लेकिन 17 सीटें इन्होंने बिगाड़ी। क्या उसकी जवाबदेही नहीं बनती किसी? राजस्थान के लोकसभा में खेल किसने बिगाड़ा और सीटें मिलती राजस्थान में? हाँ। बिरला जी को चुनाव किसने जितवाया? बिरला जी का खिलाफ जो बीजेपी छोड़ के जो उम्मीदवार आया था कांग्रेस में, हाँ, उसको मदद किसने नहीं की? क्या वेणुगोपाल जी ने उनको बोला नहीं था मैं मदद करूंगा? क्या मदद मिली उनको जरा बताएगी कांग्रेस? उसको अपने बलबूते पे छोड़ दिया और वो आदमी बैंकक्रप्ट होकर आज चुनाव हार चुका है।
वो रिग्रेट करता है कि उसे किसके ऊपर विश्वास रख के उसने ये काम किया, मुझे कांग्रेस ज्वाइन करके चुनाव लड़ा है। जिसको ज्वाइन करते समय, चुनाव लड़वाते समय बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, और बाद में कोई फोन नहीं उठाता था उसका। किसने जानबूझ के ये कार्रवाई की? ये तो 2-4 सीटें और मिल जाती राजस्थान में। हरियाणा में 8 सीटें मिल रही थी, वो 5 पे कैसे आ गई? किसने गेम किया? और ये लगातार मीडिया में छपता है, लोगों को दिखता है, पार्टी के कार्यकर्ता आके बोलते हैं। क्या जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ में आता? पार्टी अध्यक्ष को नहीं समझ में आता? अभी सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में खड़गे जी ने कहा कि संगठन में पूरा बदलाव होना चाहिए ऊपर से नीचे तक। क्या बदलाव होता है? एक चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार ने बताया कि वो चुनाव क्यों हारा। उसने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष कैसे बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। तो उसको नोटिस इशू कर दिया आपने। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ में क्या गुल खिला रहा था, और क्यों पार्टी हारी वहां पे, जो जीतने की 100% चांसेस थे। मशीनों का खेल हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन मशीनों का खेल महाराष्ट्र जैसा नहीं हुआ कि 95 सीट पे हो गया। बाकी सीटों पे तो आपने भी गंद करी। क्या आपने बीजेपी को प्रॉमिस किया था कि 10 सीटें 15 सीटें हम खराब कर देंगे, बाकी सीटों पे तुम सेटिंग कर लो, तो आप क्लीन स्वीप करोगे? जो चुनाव लड़ने की जिज्ञासा होती है ना, वो अखिलेश जी से सीखी है। चुनाव लड़ने की जो मादमा होता है, वो ममता जी से सीखी है। ये होता है चुनाव लड़ना। कल्पना सोरेन से सीखी है, उनके पति से सीखी है कि 81 सीटों पे 98 रैलीज, पत्नी की अलग, पति की अलग, ये होती है। वहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश चुनाव लड़ रहे थे, अखिलेश सिंह भी कांग्रेस के, वो प्रियंका जी की रैली मांग रहे थे, और प्रियंका जी को बताया जा रहा था कि भाई उधर, मतलब जो चर्चा है प्रियंका जी की, क्योंकि उनके गांधी परिवार से बहुत अच्छे संबंध थे, प्रियंका जी को पता ही नहीं था कि उनको वहां जाना है, अखिलेश जी चाहते हैं। शायद प्रियंका जी को यह बताया गया होगा कि भाई वो अखिलेश जी जीत रहे, आपकी जरूरत नहीं, आप कमजोर जगह पे जाइए, और निपट गए चुनाव में। कौन करता है ये खेल? बिहार के पिछले विधानसभा में किसने 8 सीटें बदली? किसके कहने पे बदली, जिसकी वजह से 20 सीटें हार गए? और तेजस्वी ने सर पे हाथ रख लिया, नहीं तो तेजस्वी सरकार बना लेती। हाँ, किसने किया ये काम? वही लोग क्यों बार बार स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, वही लोग क्यों बार बार इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, वही क्यों लोग बार बार प्रभारी बनते हैं? क्यों 10 लोगों का ये गैंग ही कांग्रेस को चलाता है? क्या कभी इसका विवेचना की है क्या राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने? खड़गे जी ने क्या कहा? कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो पत्र लिखे हैं, वही खड़गे जी के शब्द थे। 8-10 कार्यकर्ताओं के तो पत्र मेरे पास है, कॉपी। खड़गे जी का भाषण सुना तो मैं हंस पड़ा। मैंने उनको फोन किया, बोला आप ही का पत्र पढ़ा? उन्होंने बोले हाँ मैं जानता हूं सर। हमने कितनी बार कहा कांग्रेस में क्या बदलाव की जरूरत? वो कहा क्योंकि हमें एक अच्छा विपक्ष चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, इसलिए कांग्रेस पे। यदि समाजवादी पार्टी पूरा राष्ट्रीय दल होती, हर राज्य में होती, तो हम समाजवादी को कहते कि आपको एक अच्छा विपक्ष बनना है, क्योंकि लोकतंत्र का ये रथ जो है, वो पक्ष और प्रतिपक्ष के हिसाब से चलता है। ये 2 पहिए हैं, एक पहिया कमजोर हो जाएगा तो दूसरा पहिया रथ को पलटा देगा। ये लोकतंत्र डिरेल हो जाएगा और सत्ता पक्ष मदमस्त हाथी जैसा पागल हो जाएगा, तानाशाह बन जाएगा। इसलिए उस तानाशाह पे अंकुश जरूरी है विपक्ष का। और जब विपक्ष इस बार ताकतवर है, एक होके आया है, तो इस विपक्ष की एकता का जो फेविकॉल है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस को जुड़ना होगा सबको, क्योंकि सबसे बड़ा दल कांग्रेस है।
लेकिन लेकिन फिर दिक्कत वही है कि होता है, नकली फेविकॉल आता है तो वो कितनी भी बार लकड़ी को जोड़ो थोड़ी देर बाद निकल जाती है लकड़ी। वही कर जाते ये फेविकोल। डुप्लीकेट फेविकॉल का सप्लाई जो है, इनके ऊपर जरूर एक्शन लेने। खैर देखते हैं एक्शन क्या होता है। भाषण मीटिंगों में तो बहुत सुनते हैं। खड़गे साहब ने कहा कि ऊपर से नीचे तक बदलना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि खड़गे साहब बिल्कुल एक्शन लीजिए अब आप, लेकिन वो एक्शन कब होगा ये पता मैं नहीं है। अभी भी मैं अभी भी जगह दे रहा हूं आशीष, हम्म मैं अभी भी मैं एक जगह दे रहा हूं। यदि हम्म सीट आवंटन का काम भी स्पीकर ऑफिस से हुआ है तो फिर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करना चाहिए। कांग्रेस की चुप एग्जैक्टली। भी कांग्रेस की गलती का एक्सेप्टेंस है। हाँ, यही बात, असली बात यही है कि हमने तो पहला लाइन लिख दिया कि जो है बिरला ने इंडिया अलायंस में झगड़ा करवाया, लेकिन अगर इंडिया अलायंस में झगड़ा करवाया तो उसमें झगड़े में क्या भूमिका है कांग्रेस की, कांग्रेस के कुछ खास लोगों की, यह भी इसी जो है मौन से पता चल रहा है। नहीं तो कांग्रेस को घर का अगुआ जो है उसको जाना चाहिए था लड़ने ना, कि हमारे घर के सामने तुम्हारे नाली का पानी क्यों आ रहा है, जैसे होता है गांव में मोहल्ले में झगड़ा, जाते प्रोटेस्ट करते। अखिलेश यादव आपके बगल में खड़े होते कि हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, जाएंगे हम स्पीकर के दफ्तर में जाएंगे, स्पीकर के दफ्तर में जाकर के अपनी आपत्ति दर्ज करवाएंगे। हम सदन में इस सीटिंग अरेंजमेंट में बैठेंगे ही नहीं, इस सीटिंग अरेंजमेंट में हम नहीं बैठेंगे। लेकिन ये खामोशी, और ये खामोशी इतनी घातक है कि एक बने बनाए एकता के एक मंच को फिर से ये दरका सकती है खामोशी। ये खामोशी भाजपा को खाद पानी दे सकती है। जो भाजपा लोकसभा में 240 पे आकर के, मैं महाराष्ट्र की जीत और हरियाणा की जीत पर बहुत भाजपा के लिए उपलब्धि से नहीं मानता हूं, ये मशीन की जीत है, ये राजीव कुमार की जीत है, ये मोदी की और मोदी की लोकप्रियता की और भाजपा के कार्यकर्ताओं की और संघ के ग्रास रूट लेवल तक के बैठकों की जीत नहीं है। वो सब तो मीडिया में बनाया गया नैरेटिव है ताकि मशीन से खेल खेला जा सके। उसके पीछे 240 वाले मोदी को अगर दोबारा कोई मजबूत कर सकता है तो कांग्रेस की खामोशी कर सकती है, और यही खामोशी फिर से इस खड़े हुए विपक्ष को बैठा सकती है, घुटने पर ला सकती है। देखते हैं खामोशी कब तक रहती है। अखिलेश यादव ने थैंक यू बोल दिया है, ये अगर समझना होगा तो जिसे नहीं समझना है वो नहीं समझे, लेकिन जिसे समझना है, राहुल गांधी को समझना है, उन्हें समझना चाहिए। वेणुगोपाल, एक बार आप थाली छीन करके दूसरे फिर थाली लेकर के जाएंगे, हमारी थाली में से रोटी खा लो, तो अपनी थाली में 52 जो है व्यंजन परोस के बैठे ही हैं। अखिलेश यादव के पीछे ही आप खड़े थे, अखिलेश यादव के पीछे ही आप आज भी उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के आप आगे नहीं गए हैं, और न जाने कि अभी कहीं से दूर दूर तक कोई संभावना नजर आ रही है। जिस महाराष्ट्र में आपका कार्यकर्ता था, जिस महाराष्ट्र में आपका टेम्पो था, वहां पर तो टेम्पो पंचर हो गया, सारी हवा निकल गई। तो अभी उत्तर प्रदेश में तो आपको जिलाध्यक्ष भी ढंग का खोजना मुश्किल है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, ये देखते हैं इस पर देख इंतजार सिर्फ हमें कांग्रेस की ही प्रक्रिया का नहीं है। इस पर अभी देखिए इंडिया अलायंस में और विपक्षी दल मुखर होते हैं या फिर खामोशी से बैठ जाते हैं, इस पर भी नजर रखनी होगी। खामोशी से बैठ जाएं ये हम भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र और संविधान के लिए जब भी आवाज उठाते हैं, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि विपक्ष सिर्फ एकता के नाम पर घुटने टेकता रहे। विपक्षी दल, कोई भी विपक्षी दल हो, चाहे वो ममता हो चाहे अखिलेश हो, कोई विपक्षी दल एकता के नाम पर, त्याग के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर बार बार घुटने टेकता रहे। यही वो भाऊ अंत में याद दिलवाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश और राहुल की अगर सीधी बात नहीं होती तो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हुई होती। कितनी कमेटियां बनी थी, सलमान खुर्शीद से लेकर के कांग्रेस की तरफ से कई लोग कमेटी में थे, और दिल्ली आकर के समाजवादी प्रतिनिधिमंडल आया जो मीटिंग सीट शेयरिंग पे फाइनल कर रहा था, वो आया दिल्ली आकर के, जब वो दिल्ली पहुंच गए लोग, उसमें उदयवीर थे और रामगोपाल थे, सब लोग जब दिल्ली पहुंच गए तो पता चला कि मीटिंग कैंसिल की जाती है, ये मीटिंग आज नहीं हुई, और आखिर में लगा कि ये गठबंधन टूट गया, अब इंडिया अलायंस में सपा नहीं रहेगी। आखिर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो ये इससे समझना चाहिए राहुल गांधी को कि ऐसी शक्तियां बहुत ताकतवर हैं जो नहीं चाहती हैं
कि दोस्ती अलग अलग खेमों में, अलग अलग दलों में एक दोस्ती बने और ये दोस्ती मोदी की दीवार को दरका दे। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप। कल दोपहर फिर मिलेंगे, कार्यक्रम यही मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, और भाव हमारे साथ होंगे। नमस्कार।